लास्ट क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के बारे में पढ़े थे और उसकी कुछ नीतियों के बारे में कि उसने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया, किस हिसाब से किया। आज बात करते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त जो सेकंड शासक था, मतलब स्वतंत्र शासक में जो सेकंड शासक था समुद्रगुप्त, उसके दो पुत्र थे। पहला रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ये कहा जाता है कि समुद्रगुप्त चाहता था कि मेरे राजगद्दी पे कौन बैठे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, लेकिन वो जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। तो जब उसके उपरांत समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र रामगुप्त ने सिंहासन को संभाला, राज्य को संभालने का मतलब सिंहासन पे बैठा, तो वो एक अयोग्य शासक, जिसका डर था समुद्रगुप्त को, सेम वैसा ही हुआ, क्योंकि वो एक दुर्बल शासक था। उसे किसी भी इस राज्य चलाने के लिए जो भी नीतियाँ नीति थी उसे कुछ भी नहीं था। तो और ये देखा जाता था कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने दादा चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त दोनों की कूटनीतियों को साथ लेकर अपने में आत्मसात करके ही चलता था। लेकिन हुआ ये, किसी कारणवश रामगुप्त ही सिंहासन पर बैठा, लेकिन ये हुआ बाद में कि उस टाइम मगध के जो शत्रु थे, जिसका फायदा रामगुप्त का फायदा उठाए, उसके शत्रु जो कि मगध पर आक्रमण किए, जो शक थे, शकों ने मगध पर आक्रमण किया और इसे परास्त कर दिया। लेकिन ये हुआ कि इसने रामगुप्त ने ये सोचा कि अपनी वाइफ मतलब अपनी पत्नी को, जिसका नाम था ध्रुव देवी, तो ध्रुव देवी को उसने ये सोचा कि मैं अपनी पत्नी को शकों के सामने समर्पण कर दूं और समर्पण कराने के बाद क्या होगा कि मैं संधि करा लूँगा। लेकिन ये हुआ कि जैसे ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को ये बात पता चली कि रामगुप्त अपनी पत्नी का समर्पण करा रहा है शकों के साथ, तो उसने क्या किया, रामगुप्त का वध कर दिया 380 में और राजा बन गया। और राजा बनने के बाद क्या हुआ कि वो ध्रुव देवी से विवाह कर लिया। तो ये कुछ स्टोरी थी, जो भी कह सकते हैं कि इतिहास था कि रामगुप्त और चंद्रगुप्त कैसे सिंहासन पर बैठे। तो ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त ने रामगुप्त का वध करके सिंहासन को प्राप्त किया और सिंहासन को और साम्राज्य को सही तरह से सुचारू रूप से चलाने लगा। ये सब जो प्रसंग है, जो कहानियाँ का सही प्रसंग कर सकते हैं, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसे महान सम्राट के भी नाम से जाना जाता था। तो ये जो मिलती है, उसका जो उल्लेख है इस प्रसंग का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो प्रसंग का उल्लेख मिलता है वो है बाणभट्ट की पुस्तक। हर्षचरित और राजशेखर की पुस्तक, दो लोग, एक बाणभट्ट की पुस्तक और दूसरा राजशेखर की पुस्तक कवि मिलन्यास कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो प्रसंग मिलता है, का उल्लेख जो मिलता है, वो बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित्र में और राजशेखर की पुस्तक कवि मिलन्यास में। तो ये था। और सबसे बड़ा कि जब इसने गद्दी को संभाला, सिंहासन पर बैठा, तो गुप्त वंश का ये कहा जाता है कि जो गुप्त वंश का सबसे बड़ा जो साम्राज्य को विस्थापित किया वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब बात करते हैं उसकी कुछ विजयों का। चंद्रगुप्त के विजय की बात करते हैं, वो तो स्टोरी होती। इसमें पहला है सब क्षत्रियों पर विजय। तो सब क्षत्रिय जो थे वो कहाँ थे, मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र के शकों पर आक्रमण करके शक थे उन्हीं पर। ये कहा गया ना कि उस टाइम क्या थे, जो शत्रु थे, मगध का जो शत्रु था वो शक ही थे, क्योंकि वो
उन्हीं ये इस शकों ने ही रामगुप्त को भी परास्त किया था। तो सबसे पहले क्या किया, चंद्रगुप्त जब सिंहासन पर बैठे तो सबसे पहले शक क्षत्रियों पर क्या किया, विजय प्राप्त किया। जो कि जो शक थे वो मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र, वहाँ के शकों के पे आक्रमण किया और अपने साम्राज्य और जो उनका विस्तार था साम्राज्य का, उसे क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। और उस टाइम मतलब जब शकों पर विजय प्राप्त की तो उस टाइम क्या था कि गुप्त साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो पश्चिमी तट तक ही पहुंच गई। मतलब कि इसमें पूरा चक्रव्यूह कहा जाता है कि पूरे भारत पे क्या करना, कब्जा करना। तो उन पश्चिमी तट तक पहुंच गई और क्या किया, जिससे मतलब जब पश्चिम में पहुंच गए तो जिससे क्या हुआ कि विदेशों से भी संपर्क में मतलब आसानी मिल गई। फिर नेक्स्ट आता है गणराज्यों पर विजय। जिस तरह से ये कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो अपने पिता की तरह ही कूटनीतिज्ञ था और वो अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए मतलब अनेक युद्ध किया। पहले तो ये कहा जाता है कि उसने ये मतलब विजय ही नहीं प्राप्त किया, मतलब अपने राज्य के विस्तार करने के लिए ध्रुव देवी के बाद भी 3 अन्य वैवाहिक संबंध बनाए, जिससे कि क्या किया कि उनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो गणराज्यों पर जब विजय की बात आती है तो ये कहा जाता है कि समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त ने इन राज्यों से अपना केवल प्रभुत्व ही स्वीकार करवाया था। ये कहा गया था ना कि वो बिना युद्ध लड़े हुए ही, मतलब लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि जो समुद्रगुप्त ने बिना मतलब कहीं कहीं पे तो उसने युद्ध किया, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा हुआ, जैसे गणराज्यों की बात किया जाए तो गणराज्यों में क्या था कि वो बिना युद्ध किए हुए ही अपनी अधीनता को स्वीकार करवा लिया था, लेकिन वो अपने साम्राज्य में मिला नहीं था। बस क्या किया था कि उससे क्या करता था, वहाँ के राजाओं से क्या होता था, कर लेता था। मतलब पूरी तरह से अधीन का मतलब करना, अधीनता नहीं थी उसकी, बस ये था कि साम्राज्य में उसको विस्तारित भी नहीं किया था, अपनी साम्राज्य मिलाया था। बस अधीनता स्वीकार कराने के बाद ये था कि राजाओं से, वहाँ के राजाओं से मतलब गणराज्य के राजाओं से बस कर प्रदान करना सुख सुविधाएं के लिए था। लेकिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने क्या किया कि सिर्फ प्रभुत्व ही स्वीकार नहीं करवाया, उसे अपने क्या किया, राज्यों में भी मिलवा लिया और राज्यों को घातक समझकर अपने अधीन कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है पूर्वी प्रदेशों पर विजय। पूर्वी प्रदेशों पर विजय की बात अगर देखा जाए तो महरौली के अष्टमलेख से ज्ञात होता है कि सारी विजय की मतलब कि पूर्वी प्रदेशों की जो विजय है वो हमें कहाँ से ज्ञात हो सकता है, अभी वो महरौली के अष्टमलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त साम्राज्य की जो पूर्वी सीमा जो थी वहाँ पे क्या थे, छोटे छोटे राज्य थे और उन्हें क्या किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने परास्त करके जो छोटे छोटे राज्य थे उस सीमाओं पर उसे परास्त करा के अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, उसे मिला लिया। लास्ट आते हैं बहलीकों से युद्ध। बहलीकों में ये था कि जो पश्चिमी सीमा पर जो कुषाण के वंशज क्या थे वो अभी तक मतलब वहाँ पे उनका शासन था। तो क्या हुआ, ये भी जो लेख मिलता है वो बहलीकों से युद्ध का, वो महरौली के स्तंभलेख से मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया कि सिंधु और जो उसकी सहायक नदियाँ थी तो उसको पार करके, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को पार करके बहलीकों पर क्या किया, आक्रमण किया और उसे मतलब आक्रमण करने जहाँ पे इसने आक्रमण किया और वो क्या किया, उसे वहाँ के राजाओं को परास्त किया और क्या किया कि मतलब पंजाब और जो सीमांत प्रदेश थे जो लगे हुए थे उसे अपने राज्यों में क्या किया, मिला लिया। फिर बात आता है दक्षिण में विजय। तो ये कहा जाता है कि जो रामगुप्त का जो शासनकाल था तो वो दक्षिण भारत के राजा मतलब क्या थे, स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे कि रामगुप्त उस टाइम का दुर्बल शासक, अयोग्य और दुर्बल शासक था। तो ये कहा जाता है कि शासनकाल में मतलब उस रामगुप्त के शासनकाल में दक्षिण भारत के जो राजा थे वो क्या थे, स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे, परंतु क्या किया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने दक्षिण के राजाओं को भी पराजित किया और क्या किया, उसे अपने राज्य में विस्तारित कर दिया। तो ये भी विजय की यात्रा कह सकते हैं कि उसने कैसे कैसे किया। फिर बात करते हैं शासन प्रबंध की। नेक्स्ट करते हैं उसका शासन प्रबंध कैसा था। तो ये कहा जाता है कि राजा मतलब जो राजा था तो वो क्यों का ही मतलब जैसे कि वो खुद ही हर एक चीज को मैनेज करता था, हर एक का मैनेजमेंट क्या था, विक्रमादित्य अपने ही हाथ में रखता था। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो राजा विक्रमादित्य जो राज्य का प्रबंध करता था और पूरी शासन नियंत्रण
बागडोर थी उसे क्या कर अपने हाथ में ही लिया था। फिर बात करें मंत्री की, तो ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कि प्रधान जो उस टाइम के प्रधान ब्राह्मण दाता हुआ करता था, ठीक है। ये मतलब ऐसे पॉइंट आ जाते थे उस टाइम, जैसे कि उस टाइम मंत्री को क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता है कि जो मंत्री थे, मंत्री के जो प्रधान ब्राह्मण दाता था उसे किस नाम से जाना जाता था, उसे मंत्री मंत्री के नाम से जाना जाता था। और जो मंत्री मतलब जैसे और ये मंत्री जो होते थे, जो मंत्री होते थे और वो रण कौशल मतलब रण स्थल पर युद्ध में जब जाते थे, युद्ध में गए और रण स्थल पे जितने मंत्री हुआ करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें शांति विग्रही के नाम से पुकारा जाता था। मतलब मंत्री को उस टाइम और उस मंत्री को जो ब्राह्मण दाता होता था उसे मंत्री के नाम से जानते थे। और वही इतनी मंत्री है जब रण कौशल में रण कौशल नहीं युद्ध में जब रण स्थल रहते थे वहां पे युद्ध होता था, वहां पे जब जाते थे तो उनको क्या कहा जाता था, शांति विग्रही के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं दंड प्रणाली की, तो ये कहा जाता है कि जिस हिसाब से उस टाइम जो जिसका अपराध जैसा होता था, मान लीजिए जो साधारण अपराध करते थे तो साधारण अपराध करने वाले के लिए साधारण दंड व्यवस्था थी, ठीक। और जो मतलब दंड के रूप में क्या लिया जाता था, वहां पर जुर्माना लिया जाता था कि अगर छोटा छोटा जुर्माना लिया जाता था, मतलब जुर्म और जुर्माना। और अगर वही जो देशद्रोही मतलब जो देशद्रोही होते थे, ठीक, केवल मतलब कि जो छोटे कहीं चोरी करे, डकैती करके किसी को मार दिए तो उनके लिए क्या उनके हिसाब से दंड की व्यवस्था थी। लेकिन जो राजद्रोही थे उनका क्या किया जाता था, हाथों को काट दिया जाता था। बात करते हैं शासन की इकाइयों की, मतलब कि शासन इकाइयां मतलब फंड यूनिट्स होते हैं, वो क्या था, तो जो वहां पे प्रत्येक प्रांत को मुक्ति कहा जाता था। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो उसका शासन प्रबंध था उसमें प्रांत को किस नाम से जाना जाता था, तो ये कहा जाता है कि प्रत्येक प्रांत होते थे उन्हें मुक्ति करते और मुक्ति का शासन होता था, मतलब जो प्रांत है प्रांत को मुक्ति और उसी प्रांत में जो शासन करते थे उन्हें ऊपरी मतलब कि जो प्रत्येक प्रांत मतलब छोटे छोटे प्रांत होते हैं ना, तो उस प्रांत को मुक्ति के नाम से जाना जाता था। और वही जो मुक्ति में जो मतलब प्रबंधक थे, जो शासक थे, तो उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें ऊपरी कहा जाता था तथा देश का मंत्री और देश का मंत्री कहा जाता था। लेकिन ये बाकी जो जिलों को डिस्ट्रिक्ट को प्रदेश या विषय मतलब दो नाम होते हैं, प्रदेश या मैंने ऑफिसर कर दिया है कि उस टाइम में जिले होते थे, जिले को प्रदेश या विषय का पुकारा जाता था। फिर बात करते गाँव का, तो गाँव का जो शासन होता था, गाँव का प्रशासन उसे ग्रामीण या भोजन कहा जाता था। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात किया जाए तो बात आती है कि विक्रमादित्य समुद्रगुप्त छोटा हो बेटा था और उसका ये शासनकाल कब से कब तक हो, तो कहीं क्या है अभी आपने को 375 दिया। लेकिन जो बात आती है जब रामचंद्र का वध किया था, वध करने के बाद जब राजगद्दी पे बैठा था तो उस टाइम जो स्थिति दी हुई है और उसमें वो 380 दी। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा कि अगर आप ऑप्शन अगर ऑप्शन की बात करो तो वैसे तो क्वेश्चन में 380 दिया हो तो आप ये समझिएगा कि मैंने भी ये लिखा था। तो मोदी ने कुछ ईस्वी की अगर बात किया जाए तो कहीं कहीं मतलब मिस्टेक्स होती है, पता नहीं कौन सी सही कौन सी नहीं। तो अगर मान लीजिए अगर आपके ऑप्शन में 375 नहीं है, 375 नहीं है, 380 है तो आप 380 को मार्क कर सकते हो। तो यहाँ इसलिए कहा जाता है कि मतलब रामचंद्र का वध करके शासक बना तो उस टाइम जो ईस्वी थी वो 380 थी। तो पहले तो उसका शासनकाल पूछता है। बात आती है कौन था, समुद्रगुप्त का छोटा बेटा था, ठीक। और जो नीतियां थी वो जो उसका दिमाग था पूरा का पूरा जो युद्ध कौशल थे उसके जो मतलब साहसिक था, इसे महान सम्राट के नाम से जानते हैं। तो ये सब क्या था, वो अपने दादा चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त दोनों की ही दिमाग करता था और उन्हीं से क्या युद्ध करना, मतलब युद्ध की रणनीतियां बनाना, जो छोटा छोटा होता है ना शासनिक कार्य में रहना, शासक रहना और उसी से क्या करता वो सीखता था। तो ये मान लीजिए। और भी बात आती है कि मंत्री
क्वेश्चन को जनरेट कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, आज क्लास में इतना ही। थैंक यू।